जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे हम गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है इसको हम जानेंगे, और गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो किस प्रोसेस के बाद आया उसको हम जान लेते हैं। तो कि जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो ब्लास्टुलेशन और क्लीवेज के बाद आता है। देन इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले की जो क्लास थी हमने पढ़ा था उसमें क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन के बारे में। ब्लास्टुलेशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, जिसको हम ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। चलिए, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर इज कॉल्ड द गैस्ट्रुलेशन। तो चलिए हम जान लेते हैं गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था ब्लास्टुलेशन, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हुआ था, तो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। अब जान लेते हैं एक बार फिर से कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कैसे बना था। तो हमने देखा था कि जो मेल गैमेट स्पर्म था और फीमेल गैमेट ओवा थी, दोनों आपस में फ्यूज हुए थे, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई थी, जिसके दौरान जाइगोट का निर्माण हुआ था। अब जाइगोट में डिवीजन हुआ था। ठीक है, डिवीजन के दौरान 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी, 8 से 16 सेल बन गई। अब 16 सेल की जो अवस्था थी, यानी कि 16 सेल की जो स्टेज थी, उस स्टेज को हमने कहा था मारुला। मारुला कहा था। अब मारुला क्यों कहा था? क्योंकि वो जो मारुला की स्टेज थी उसकी जो संरचना थी वो मालबेरी फल के जैसी दिखाई देती थी, इसलिए हमने उसको मारुला कहा। अब मारुला की स्टेज में जो अंदर की सेल्स पाई जाती हैं, एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पर मारुला बना था, और मारुला के अंदर ढेर सारी सेल्स थी, यानी कि 16 सेल्स थी। तो इस सेल्स को हमने क्या कहा था? इस सेल्स को हमने कहा था ब्लास्टोमियर। क्या कहा था? ब्लास्टोमियर कहा था। अब क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोमियर होती है तो ये 2 लाइन में अरेंज हो जाती है। ठीक है, 2 लाइन में अरेंज हो जाती है। किस प्रकार से? जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 लाइन में अरेंज हो जाती है। एक तो ये आउटर सेल मास के रूप में अरेंज हो जाती है, और दूसरा जो था वो था इनर सेल मास, यानी कि ये 2 लाइन में अरेंज हो जाती है, 2 सेल मास में अरेंज हो जाती है। देखिए, जो आउटर सेल मास है वो बनाता है ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि उसको हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, प्लेसेंटा डेवलपमेंट के लिए, प्लेसेंटा के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट जो होता है प्लेसेंटा का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा था इनर सेल मास। अब जो दोस्तों इनर सेल मास था वो एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, इनर सेल मास था जो वो एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता था। अब एम्ब्रियोब्लास्ट क्या है कि एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो, या फिर हम कह सकते हैं कि बेबी के डेवलपमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स होती हैं वो होती हैं इनर सेल मास, जिसको हमने एम्ब्रियोब्लास्ट कहा था। चलिए, अगर हम ट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रोफोब्लास्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो क्या देखा था हमने इस फिगर में? इस फिगर में हमने देखा था कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें 2 ओवरीज पाई जाती है। कौन कौन सी ओवरीज पाई जाती है? एक होता है लेफ्ट ओवरी, दूसरा होती है राइट ओवरी। अब दोनों ओवरी से एक साथ एक का रिलीज नहीं होता। ठीक है, एक साथ एक रिलीज नहीं होता है, बल्कि अगर इस मंथ में लेफ्ट ओवरी से एक रिलीज हुआ, यानी कि नवंबर के मंथ में अगर लेफ्ट ओवरी से एक रिलीज हुआ, देन दिसंबर के मंथ में राइट ओवरी से एक रिलीज होगा, वो भी डे 14 को, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है उस दिन एक ओवरी से एक रिलीज होता है। तो अगर हम बात कर ले एग रिलीजन की, जो एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और अगर फेज की बात कर ले तो उसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। तो ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन प्रोसेस में इस ओवरी से एग रिलीज हुआ, और एग रिलीज होने के बाद सीधा का सीधा चला आया वो एम्पोलरी रीजन में, यानी कि जिस जगह पर ये एग रिलीज होने के बाद पहुंचता है उसको कहते हैं एम्पुलरी रीजन। और फिर इधर से वेजाइना से होते हुए, यूटेरस से होते हुए स्पर्म जो होता है वो मूव करते करते वो भी आ जाता है एम्पुलरी रीजन में, और वहां पर जो मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवा होती है, जिसको हम एग कहते हैं, दोनों आपस में मेट करते हैं, यानी कि फ्यूज करते हैं। और फ्यूज करने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेते हैं। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे रन करते हुए, मूव करते हुए इस प्रकार से फैलेशन टिप से आ जाएगी हमारे यूटेरस में। ठीक है, इस प्रकार से यूटेरस में आ जाएगी। तो यूटेरस में आने के बाद देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है इसमें 2 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? एक जो पाई जाती है आउटर सेल मास, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है इनर सेल मास, जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। तो एम्ब्रियोब्लास्ट एम्ब्रियो को बना लिया। अब ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, एम्ब्रियो तो बना लिया, लेकिन उसके बाहर की जो सेल है ट्रोफोब्लास्ट, ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट अभी नहीं किया है।
तो इसमें एबिलिटी होती है, इसमें क्षमता होती है कुछ प्रकार के एंजाइम सिक्रेट करने की, कुछ प्रकार के प्रोटीन्स को सिक्रेट करने की। अब जो प्रोटीन और एंजाइम ये सिक्रेट करेंगी, उसी प्रोटीन और एंजाइम की वजह से जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो आकर के चिपक जाएगा इस यूटेरस की दीवार से। ठीक है, यूटेरस की इस दीवार से चिपक जाएगा और इस दीवार को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब देखिए एंडोमेट्रियम किसको कहते हैं? एंडोमेट्रियम जो होता है वो यूटेरस की इनर मोस्ट वॉल होती है, यूटेरस की सबसे अंदर वाली जो दीवार होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब इसी एंडोमेट्रियम से आकर के ये एम्ब्रियो था वो चिपक गया। अब क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाता है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आने शुरू हो जाती है और बदलाव के दौरान वो प्लेसेंटा का रूप धारण कर लेता है, यानी कि प्लेसेंटा बना लेता है। इस प्रकार से वो प्लेसेंटा बना लेता है। अब क्या होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा का काम होता है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्टेशन करना प्लेसेंटा का काम होता है। अब किस प्रकार के न्यूट्रिशन? जैसे कि बहुत से प्रकार के विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, बहुत सारे के प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो बेबी और मदर के फीटस से, मदर और बेबी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। और साथ में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है या फिर जिसको हम बेबी कहते हैं, उस बेबी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसका भी ये ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर ले तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं दोस्तों, उनको हम जैसे कि कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिन हो गया हमारा, और कुछ पदार्थ हो गए जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन ये तो नहीं ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, ब्लास्टुला के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। देखिए हमने आपको बताया कि जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है उसमें 3 जर्म लेयर बनते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 जर्म लेयर का बनना होता है गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में। देखिए ये जो हमारे सेल मॉस है, आउटर सेल मॉस और इनर सेल मॉस, वो अरेंज्ड हो जाएंगे 2 लाइन में। ठीक है, 2 लाइन में अरेंज्ड हो जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस प्रकार से 2 लाइन में अरेंज्ड हो जाएंगे। अब अरेंज्ड जो 2 लाइन में हुए उनको हम क्या कहेंगे? जो इनर सेल मास है वो जो अरेंज हुआ उसके अरेंजमेंट को हम कहेंगे इपीब्लास्ट, क्योंकि वो ऊपर की ओर अरेंज हुआ है तो इसको कहेंगे हम इपीब्लास्ट। और जो हमारा ग्रिल यानी कि आउटर सेल मास है उसको कहेंगे हम हाइपोब्लास्ट, क्योंकि ये नीचे की ओर अरेंज हुआ है। तो क्या हो गया, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इन 2 रूपों में ये हमारे सेल मास जो है वो अरेंज हो जाएंगे। अब बचता है एक खाली स्थान जो था ब्लास्टोसील। अब ये ब्लास्टोसील क्या होता है? ये ब्लास्टोसील भी 2 भागों में बट जाता है। कैसे? पहला जो भाग होता है वो कहलाता है एमनियोटिक कैविटी, क्या? एमनियोटिक कैविटी। और दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है यॉर्क सैक। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी एंड यॉर्क सैक। कौन बचता है? ब्लास्टोसील। अब देखिए एमनियोटिक कैविटी क्या करता है और यॉर्क सैक क्या करता है, इसको जान लेते हैं। जो एमनियोटिक कैविटी होता है उसमें बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि कैरियन हो गया, ठीक है, कैरियन हो गया, एमनियन हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे फ्लूइड पाए जाते हैं एमनियोटिक कैविटी में। उसके बाद क्या होता है? यॉर्क सैक। अब यॉर्क सैक क्या होता है? यॉर्क सैक जो होता है दोस्तों वो रिस्पांसिबल होता है हमारे ब्लड सेल्स के निर्माण में। ठीक है, ब्लड सेल्स के निर्माण में, जैसे कि आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गई, इस प्रकार के जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके निर्माण में रिस्पांसिबल होता है हमारा यॉर्क सेल। देन ये जो अगर हम इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें, वास्तविक स्ट्रक्चर देखें तो कैसे दिखाई पड़ेगी इसको जान लेते हैं। इसकी जो वास्तविक स्ट्रक्चर है, वास्तविक संरचना है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम जो देख रहे हैं ये हम इसको साइड से देख रहे हैं, किनारे से, मतलब एक बगल से देख रहे हैं। अगर इसको हम वास्तव में देखें, जैसे कि हमारा शरीर है, आप हमें किसे देख रहे हैं? हमारा फेस देख रहे हैं। तो अगर इसकी वास्तविक संरचना है वो कैसे दिखाई देगी? देखिए अगर हम मुंडे घुमा ले तो ये हमारा नीचे वाला भाग हो जाएगा और ये हमारा ऊपर वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और देख कौन सा भाग रहे हैं? आप हमारा मुंह देख रहे हैं। ठीक है, सामने वाला भाग देख रहे हैं। तो वास्तविक जो स्ट्रक्चर है इसका वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये वाला, इस भाग को क्या कहेंगे हम? इस भाग को हम कहेंगे क्रैनियल एंड, क्रैनियल एंड। और इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को हम कहेंगे कॉर्डल एंड। अब देखिए यहां पर 2 नाम आए, एक क्रैनियल एंड आया और दूसरा कॉर्डल एंड आया। देखिए अब जो क्रैनियल एंड होता है वो क्या होता है और कॉर्डल जो एंड होता है वो क्या होता है? जो क्रैनियल एंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है माउथ फॉर्मेशन में। ठीक है, माउथ फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैनियल एंड, और जो कॉर्डल एंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एनस फॉर्मेशन में।
ठीक है। एनस फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कॉर्डल एंड। और माउथ फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रैनियल एंड। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इस क्रैनियल एंड और कॉर्डल एंड को बीच से काट देंगे। इस प्रकार से बीच से हम काट देंगे तो कैसे दिखाई देगा हमें? वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से दिखाई देने लगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने लगा। अब देखिए इस संरचना में नाम जान लीजिए, इस संरचना के जो नाम है, इसमें जो पार्ट पाए जा रहे हैं उसका नाम जान लीजिए। हमने क्रैनियल एंड और कॉर्डल एंड को अच्छा, तो काटने के बाद जो ऊपर के भाग हुई वो कहलाएगी क्रैनियल एंड। तो क्रैनियल एंड को हम ले लिए। अब सेम टू सेम जो कॉर्डल एंड होता है वो भी इसी प्रकार से दिखाई देगा। तो क्रैनियल एंड को हमने लिया। अब इसमें जो ब्लैक वाली लेयर दिखाई दे रही है, काली वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम कहेंगे एक्टोडर्म। क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। और जो नीचे की लेयर है ये ब्लू वाली, इसको कहेंगे हम एंडोडर्म। क्या कहेंगे? एंडोडर्म। अब क्या होता है कि जो एक्टोडर्म होती है, इसकी जो सेल होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, एक छड़ी के नुमा संरचना बनाने लगती है। इस प्रकार से एक छड़ी के नुमा संरचना बनाने लगती है। और कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इसमें जो सेल होती है वो किनारे पर आने लगती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका नाम क्या है। अब ये जो छड़ी के समान संरचना है, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव स्टेक। ठीक, उसके बाद कुछ सेल्स जो होती है वो एक ही जगह पर कंडेंस्ड हो जाती है, बहुत सारी संरचना में बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे प्रिमिटिव नोड। अब क्या होता है कि कुछ देर के बाद इनकी जो सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव स्टेक की और प्रिमिटिव नोड की, इनकी जो सेल्स होती है वो किनारे पर लगने लगती है। इस प्रकार से किनारे पर लगने लगती है। बीच में एक जगह उत्पन्न हो जाता है, एक जगह बन जाता है, और उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं प्रिमिटिव ग्रुप। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो सेल्स हैं वो किनारे पर लगने लगी हैं, इस प्रकार से किनारे पर लगने लगी हैं। तो ये जो सेल्स किनारे पर लगने लगी है, इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रुप। जो खाच उत्पन्न हुआ है, बीच में खाली जगह बना हुआ है, उसको हम प्रिमिटिव ग्रुप कहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो प्रिमिटिव नोड है, इसकी जो सेल्स होती है वो भी किनारे पर लगने लगती है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इस प्रकार से किनारे पर लगने लगती है, इस प्रकार से किनारे पर लगने लगती हैं। जब ये किनारे पर लग जाएंगी तो बीच में खाली जगह उत्पन्न हो जाएगा, और उस खाली जगह को क्या कहते हैं? उस खाली जगह को कहेंगे हम प्रिमिटिव पिट। क्या कहेंगे? प्रिमिटिव पिट। अब देखिए क्या होता है कि जो प्रिमिटिव ग्रूव होता है, इसके किनारे किनारे जो सेल्स पाई जाती है, उसमें एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। जब उसमें कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन के दौरान जो कोशिका होगी वो इस प्रकार से नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी, और नीचे की ओर जब आएंगी तो वो जो ये सेल है, देखिए यहाँ पर जो ब्लू वाला सेल है एंडोडर्म, इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसको इसके स्थान से हटाएंगे, और हटाने के बाद यहाँ पर दूसरी लेयर आ जाएगी। दूसरी लेयर आ जाएगी मतलब यहाँ पर जो लेयर आएगी वो कहलाएगी मेसोडर्म, यानी कि इस सेल को ये रिप्लेस करेगी। देखिए यहाँ पर ब्लू रंग की है, रिप्लेस किया, धीरे धीरे रिप्लेस करने के बाद ये ग्रीन रंग में चला गया, और बीच में एक रेड रंग का सेल आने लगा, रेड रंग की लेयर आने लगी। अब इस लेयर को हम कहेंगे दोस्तों मेसोडर्म। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो तीनों लेयर है, तीनों जब लेयर है वो बन चुके हैं। कौन? ये जो ब्लैक वाला लेयर है ये कहलाएगा एक्टोडर्म, ये जो रेड वाला लेयर है ये कहलाएगा मेसोडर्म, और ये जो ग्रीन वाला लेयर है ये कहलाएगा एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर बात आती है एक छोटे से डॉट की। ये डॉट जो होता है वो क्या होता है? देखिए हमने प्रिमिटिव ग्रुप के बारे में बात किया कि प्रिमिटिव ग्रुप के किनारे किनारे जितनी भी सेल्स होती है उसमें एबिलिटी होती है सेल डिवीजन की। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव पिट की। इस प्रिमिटिव पिट में भी एबिलिटी होती है सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन करने की क्षमता पाई जाती है। अब जब इसमें सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो सेल्स होगी वो इस प्रकार से उतरना शुरू हो जाएंगी, और उतरने के बाद इस डॉट का निर्माण करेंगी, और ये जो डॉट होता है दोस्तों वो कहलाता है नोटोकार्ड। तो ये जो नोटोकार्ड है वो एक डॉट नहीं है बल्कि एक पूरी रॉड की जैसी संरचना है, बहुत बड़ी रॉड की जैसी संरचना होती है। अब ये नोटोकार्ड क्या होता है कि नोटोकार्ड रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यूरलेशन, मतलब कि नर्वस सिस्टम के निर्माण में रिस्पॉन्सिबल होता है नोटोकार्ड। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे और आप कोई भी क्लास मिस ना कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।